नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के साप्ताहिक वेबिनार में। और इस हफ्ते का विषय जो हमने रखा है वो काफ़ी सामयिक है और बहुत इसके बारे में हम चर्चाएँ सुनते रहते हैं। तो विषय है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। और जब चर्चाएँ सुनते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी जाने वाली है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, इससे बहुत समाज का बहुत भला होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न जो ये उठकर आता है कि एक्चुअली में ये किस एक्सटेंट तक हमारे लाइफ को प्रभावित करेगा। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्टिकल के लीड डॉक्टर अतुल कुमार हमारे साथ हैं और वो इस विषय को प्रस्तुत करेंगे। अतुल भैया, ओवर टू यू। धन्यवाद। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो शुरू करने से पहले जस्ट एक चीज दिखा देता हूँ लोगों को, क्योंकि आज हम इस पे हैं तो मेरे को लगा कि लेट्स शो इट। सो ये हमारी वेबसाइट है और बहुत सिंपल सा irct.com करके इसका डोमेन है। इसमें लोग जा सकते हैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल है @the irct youtube.com। इस पे जनरली हम लोग उतना मतलब एकदम से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है जैसी टॉक होती है, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना अपलोड कर सकें। इस टॉक में मैं एआई के बारे में बहुत फंडामेंटल्स या बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा। हम जनरली डिस्कस करेंगे कि एआई के कारण क्या हो रहा है। बहुत हल्का सा मैं कवर करूंगा कि जो मॉडर्न एआई है आज के जमाने में वो क्या है। अगर आपको थोड़ा डिटेल सुननी है एआई की तो मैंने एक टॉक दी थी करीब 1 साल पहले। ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस टॉक को आप हमारे चैनल से सुन सकते हैं अलग से। तो ये सब इंट्रो के बाद लेट्स स्टार्ट। तो कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, देखते हैं कितना टाइम मिलता है और उस हिसाब से मैं ये भी कोशिश करूंगा कि अगर कुछ चीज़ें मिस करनी है तो कौन सी करनी है। तो ये एजेंडा रहेगा मेनली। पहले थोड़ा सा टाइम मैं बिताऊंगा कि जो मॉडर्न एआई है जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में वो क्या है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि ये एआई का इंट्रोडक्शन नहीं है। एआई का इंट्रोडक्शन के लिए आप वो लेक्चर सुन सकते हैं या जनरली भी इंटरनेट पे उससे भी बेटर आपको मिल जाएगा मटेरियल। और फिर थोड़ा सा हम जस्ट कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या क्या हैं। थोड़ा मैं कवर करूंगा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या चीज़ें हैं जो यूनिक हैं इंडिया के लिए। और फिर हम देखेंगे कि अब जो जनरल कंसर्न्स हैं कि जो वर्क का लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है, जॉब और कैरियर में एआई का इम्पैक्ट कैसे आ सकता है। और जनरली अगर शुरू करना है किसी को एआई के लिए तो क्या क्या करना चाहिए। थोड़ा हम डिस्कस करेंगे रिस्क और कंसर्न्स जो जॉब के अलावा और भी हैं। जॉब वाला रिस्क तो है ही, जो लोग बात कर काफ़ी जिसकी चर्चा होती है, बट उसके अलावा जो बाकी रिस्क है उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और फिर जनरली देखेंगे कि भाई जैसे बाकी तमाम हाइप होती हैं ये वैसे ही है या इसमें थोड़ा अलग है इस बार। तो बहुत क्विकली छोटे छोटे टर्म्स में एक बार वो कर देता हूँ स्टैब्लिश, जो कि वैसे हम इनको यूज़ नहीं करेंगे पर क्योंकि हम एआई की बात कर रहे हैं तो थोड़ा एआई और मशीन लर्निंग कई बार हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि मशीन, अब ये अलग बात है कि ज़्यादातर एआई आज के जो है वो सब मशीन लर्निंग बेस्ड है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एआई का मतलब नेसेसरली मशीन लर्निंग ही हो। तो एआई का मतलब कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या इवन नॉन कंप्यूटर सिस्टम, कोई मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता है जो कि थोड़ा ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहा हो जिसमें कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस हो। तो बहुत टेक्निकली हम अगर मतलब अगर बिल्कुल फिलोसफिकल लेवल पे देखें तो कैलकुलेशन करने के लिए भी आपको थोड़ा इंटेलिजेंस चाहिए, राइट। हर तरह की कैलकुलेशन हर तरह का इंसान नहीं कर सकता है। हम बोलते हैं कि भाई इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इवन जो कैलकुलेटर्स हैं उनको भी आप बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ऐसे ही रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं जिसमें कि आप रूल बना देते हो कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना। वो भी थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस का वो देता है हिंट, क्योंकि ह्यूमन भी उस तरह का काम कर सकते हैं, है ना। सारे एनिमल रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें लर्निंग जो भी है वो शुरू में ही जो बना दी गई वो वाली लर्निंग है। जो जब आपने रूल बनाया तो कुछ सोच के रूल बनाया और वो कोड कर दिया या वो फिक्स कर दिया सिस्टम में। तो बाद में अगर कुछ होता है सिस्टम के साथ या कुछ नया वो करना है तो नया रूल जोड़ना पड़ेगा उसमें अलग से, उसमें कुछ वो नहीं होगा। अब मशीन लर्निंग जो है एक अलग ब्रांच है उसकी, एआई की, जिसमें कि
जो है, जो सिस्टम्स होते हैं मेनली ये कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं मशीन लर्निंग सिस्टम। इनमें कुछ डेटा को देख के और उससे कुछ पैटर्न्स वगैरह जो है सिस्टम अपने आप आइडेंटिफाई करता है या जिस टास्क के लिए करना होता है। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि भाई मशीन लर्न भी कर रही है कुछ चीज़ें देख के अपने सामने। तो आज के ज़माने में मोस्ट लाइकली जो भी एआई सिस्टम है वो सब मशीन लर्निंग बेस्ड ही होंगे। तो इसलिए अगर कोई इंटरचेंजिंगली यूज करता है एआई और एमएल को, मशीन लर्निंग को, तो वो ठीक है, उतना उसमें आपको पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ओके। अब ज़्यादातर जो मशीन लर्निंग सिस्टम्स हैं या कोई भी एआई सिस्टम है उनके पीछे एक नॉर्मली मॉडल होता है। अब मॉडल बेसिकली क्या है कि वो एक मैथमेटिकल या कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे कि हमने अगर कुछ इनपुट दिया तो कुछ आउटपुट देगा या कुछ जनरेट करेगा। और थोड़ा यहाँ पे फॉर्मेटिंग इशू हो गया है। तो मॉडल भी बहुत तरह के होते हैं, अगेन हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली कई बार हम बोलते हैं कि प्रिडिक्शन कर रहा है, कुछ इनपुट दिया, उस इनपुट पे उसने कुछ आउटपुट निकाला, तो वो हम बोल सकते हैं कि भाई इस दिए हुए इनपुट के लिए ये आउटपुट जो है वो प्रिडिक्शन है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल एआई सिस्टम अगर है जो कि मकान का प्राइस गेस कर रहा है और उसको हम इनपुट दे रहे हैं कि मकान कौन से पिन कोड पे है, कितने मंजिल का है, कितने बेडरूम है उसमें, आसपास गार्डन है कि नहीं है, ऐसे 6-7 इनपुट दे रहे हैं और उसके आधार पे वो बता रहा है कि इसका प्राइस इतना होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो डेटा उसमें फीड था पहले से कि एग्जैक्ट उस डेटा, उसको हम सर्च बोलते हैं, हम सर्च की बात नहीं कर रहे हैं। जो डेटा हमने अभी दिया उसको इनपुट, वो डेटा उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उस जैसे कुछ और डेटा देखे थे जिनसे उसने कुछ लर्न किया और मॉडल बनाया। और बाद में जो हमने नया डेटा दिया जो उसने कभी नहीं देखा था, उस डेटा को वो बाकी लर्न किए हुए डेटा के साथ रख के और वो डिसाइड कर सकता है कि ओके इस तरह के हाउस का प्राइस ये होगा। तो यू कैन से कि आउटपुट बनाया उसने, लेकिन इन अ वे इट वाज अ प्रेडिक्शन दैट इट वाज मेकिंग। अब जो न्यूरल नेटवर्क है, कई इंटरचेंजिंगली अगेन यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क नॉर्मली जो हमारे ब्रेन में या जो जो लिविंग बीइंग के ब्रेन में होते हैं उनको बोलते हैं। तो एक्चुअली जिन न्यूरल नेटवर्क की बात हम एआई के संदर्भ में करते हैं उनको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोला जाता है। लेकिन इंटरचेंजिंगली अब अगर एआई सिस्टम की बात हो रही है और किसी ने केवल न्यूरल नेटवर्क बोल दिया तो उसका मतलब आर्टिफिशियल ही है, तो उसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो न्यूरल नेटवर्क एक तरह का मॉडल है, और भी तरह के मॉडल होते हैं, न्यूरल नेटवर्क भी एक तरह का मॉडल है और वो थोड़ा ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। तो अगेन हम अभी डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस बारे में, बट जनरली आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ फिट होती है। डेटा ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन का वो है कलेक्शन, और कई बार हम डेटा को थोड़ा क्यूरेट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा टेबल फॉर्म में हो सकता है या डेटा फ्री टेक्स्ट हो सकता है, जैसे एक पेपर आर्टिकल भी वो है, या एक बुक या वेब पेज, वो भी डेटा है। ट्रेनिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि एक इंटेलिजेंस सिस्टम या एक मशीन लर्निंग सिस्टम डेटा को लेता है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए या जनरली भी, और उससे वो अपना कोई मॉडल बनाता है। तो उसको ट्रेनिंग बोलते हैं कि अब ये सिस्टम इस डेटा से ट्रेन हो गया। एक बार वो सिस्टम ट्रेन हो गया, जो भी ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव हैं वो मीट हो गए, तो उसके बाद देन उस सिस्टम, उस मॉडल को हम यूज कर सकते हैं आगे के प्रिडिक्शन या जनरेशन के लिए। डीप न्यूरल नेटवर्क बेसिकली न्यूरल नेटवर्क ही हैं, बट वो एक करीब 2012-13 में एक नया कॉन्सेप्ट आया था जिसमें कि ये हुआ कि काफ़ी बड़े न्यूरल नेटवर्क्स जिसमें कि बहुत सारी लेयर होंगी, न्यूरल नेटवर्क में लेयर्स होती हैं कई सारी, तो उसको हम डीप बोल देते हैं कि भाई ये काफ़ी डीप है, इसमें बहुत लेयर्स हैं। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। तो रीइंफोर्स लर्निंग में क्या होता है कि हम फीडबैक के थ्रू या ये बता के कि भाई आपने ये रिजल्ट ठीक दिया या नहीं दिया, तो उससे वो वापस लर्न कर सकता है। तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आया था, अराउंड 2017 के आसपास शायद आया था। और फिर ट्रांसफार्मर जो है काफ़ी रिसेंटली का मतलब लेस देन 10 ईयर अगो ये कॉन्सेप्ट आया। तो ट्रांसफार्मर मेनली उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था अटेंशन का। तो बेसिकली इसके थ्रू हमने क्या किया कि अगर काफ़ी लंबी सीक्वेंस भी है किसी चीज़ की, तो उस सीक्वेंस में कौन, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, अभी सेंटेंस में अ मॉडल आर्किटेक्चर दैट प्रोसेसेस, सो अब ये दैट जो है ये प्रोसेसेस के साथ ज़्यादा अटैच हो रहा है या मॉडल आर्किटेक्चर के साथ हो रहा है, किसके साथ वो हो रहा है। तो पहले इतना आसान नहीं था पता लगाना कि कौन सी टर्म्स किसके साथ ज़्यादा वो हो रही है। तो लार्ज सीक्वेंस प्रोसेस करने में ये इशू आ जाता था कि भाई किसको किससे रिलेट करें। तो एक अटेंशन मैकेनिज्म इन्वेंट करी कुछ लोगों ने, और उस क्लासिकल टेक्नोलॉजी या उस क्लासिकल इन्वेंशन या उस सिस्टम को ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो उससे अब ये हो गया कि हम बड़ी बड़ी सीक्वेंस भी अच्छे से प्रोसेस करने लग गए हैं। और आज की जो मॉडर्न एआई है उसके बेसिस में एक्चुअली पर्टिकुलरली ये जो 3 मैंने
दिए हैं चीजें, डीप न्यूरल नेटवर्क, रिइंफोर्समेंट लर्निंग और ट्रांसफॉर्मर, इनका काफी बड़ा योगदान है। तो जो ट्रेडिशनल एआई रूल बेस्ड सिस्टम जैसे मैंने बोला होते थे, उसमें काफी पहले जस्ट रूल कोड कर दिए जाते थे और उनके आधार पे सिस्टम उन्हीं रूल्स को, अगर उस रूल से संबंधित कोई सिनेरियो आता है तो वो आउटपुट अपना देता था। फिर मशीन लर्निंग एरा में जैसे हमने बात करी कि भाई डेटा से भी आप लर्न कर सकते हो, और फिर अब डीप लर्निंग में काफ़ी डीप नेटवर्क होने से ये हो गया कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपके पास बहुत सारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे रूल बनेंगे, मेरा मॉडल का आर्किटेक्चर क्या होगा। आप एक बहुत सिंपल आर्किटेक्चर बना के, लेकिन वो काफ़ी बड़ा मॉडल होगा, और उस पर अगर बहुत डेटा है हमारे पास लर्न करने को और बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर है, तो पैटर्न्स उसमें से काफ़ी हद तक वो खुद निकाल लेगा सिस्टम। तो ये दिस इज ऑल मैथमेटिक्स बेसिकली। डीप न्यूरल नेटवर्क्स को आप देखें, ठीक है कंप्यूटेशन है उसमें, बाकी का सब कुछ है, लेकिन वो एक एक तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज का, तो इट इज प्योर मैथ, एट द बेस ऑफ इट इज जस्ट मैथ। ये छोटी हिस्ट्री है। 2012 में डीप न्यूरल नेटवर्क आए थे, और बेसिकली इमेजनेट करके किसी ने डेटा सेट वो किया, और उसके बाद जो है पहली बार जो है न्यूरल नेटवर्क जिनको कि बहुत केयरफुली क्राफ्ट नहीं किया गया था, वो एक काफ़ी मतलब बहुत सारा एक जनरल डीप नेटवर्क बनाओ, उस पर बहुत सारा डेटा फेंको, और उसके बाद जो है कंप्यूटर विजन के जो ट्रेडिशनल वो थे जिसमें कि लोगों ने सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत सारे काम किए थे, मतलब कम से कम 30 साल उससे पहले इस पे बहुत रिसर्च हुई थी, वो सारा के सारे से केवल डीप नेटवर्क उनको आउट परफॉर्म करने लग गए। तो वहां से एक्चुअली रिवोल्यूशन शुरू हुआ काफी हद तक। फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग हुई, जब अल्फागो ने एक सिस्टम का नाम था, उसने बेसिकली जो है एक वर्ल्ड चैंपियन था ली सैंडल, उसको डिफीट किया, तो उससे बेसिकली ये एस्टेब्लिश। उससे पहले एक्चुअली अगर याद होगा आपको तो डीप ब्लू ने गैरी कास्परोव को चेस में हराया था, लेकिन वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड सिस्टम था, उसमें लर्निंग वगैरह जो मतलब ऐसा सच उतनी ज्यादा नहीं थी। वो मेनली डेमोन्स्ट्रेशन था कि उस टाइम के जो कंप्यूटर होते थे, सुपर कंप्यूटर, वो कितना ज्यादा स्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब वो कितना उनमें कंप्यूटेशन है, कितना उनकी मेमोरी एक्सपेंड कर सकती है, कितने, क्योंकि चेस खेलने को ट्रेडिशनल तरीके से खेला जाता था कि जो आपकी स्टेट्स हैं, नेक्स्ट मूव उनको एक्सपेंड करना है। तो बेसिकली डीप ब्लू ने जब गैरी कास्परो को हराया 90s में, तो वो भी ठीक है, आप बोल सकते हो कि वो भी एआई का डेमोन्स्ट्रेशन था, लेकिन एआई से ज्यादा वो आईबीएम का सिस्टम था। तो आईबीएम का मेन पर्पज उस टाइम ये था, ये डेमोन्स्ट्रेट करना कि भाई कैसे हम जो हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स यूज करके कंप्यूटर्स के एक बहुत ही हाई परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, जो कि इस लेवल के कंप्यूटेशन कर सकता है जिससे कि हम वर्ल्ड चैंपियन या इवन ग्रैंड मास्टर लेवल के प्लेयर्स को हरा सकें। उससे पहले वो सब होता नहीं था, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम उससे पहले ठीक है आम आदमी को हरा देते थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर टाइप के लोगों को नहीं हरा पाते थे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। आज के ज़माने में तो किसी भी मोबाइल पे जो भी कंप्यूटर की कोई चेस का सिस्टम होगा, वो किसी भी ग्रैंड मास्टर को हरा देगा, तो वो बात अलग है। फिर ट्रांसफॉर्मर्स आए, मैंने थोड़ा बात करी ट्रांसफॉर्मर्स की। तो ये पेपर था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसमें गूगल के कुछ रिसर्चर्स थे और कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और बाकी जगह के थे, उन्होंने वो पेपर छापा, और इससे देखा जाए तो सही रिवोल्यूशन उसके बाद शुरू हुआ। उसके बाद 2020 में GPT-3 ओपन एआई ने अपना पहला डेमो दिया, और उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे टेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसलेशन और रीजनिंग जैसी कैपेबिलिटीज जो हैं उनमें हम काफ़ी हद तक जो है काफ़ी मतलब एडवांसमेंट कर सकते हैं। और फिर 2022 में जब चैट जीपीटी ने लॉन्च किया अपना पहला मॉडल पब्लिक को, ये वाला केवल डेमो था, तो वो उन्होंने पब्लिक को लॉन्च किया, तो फर्स्ट टाइम एआई ऑलमोस्ट सबके लिए अवेलेबल हो गया। क्योंकि उससे पहले क्या था कि ठीक है, जो एआई रिसर्चर्स हैं, जो एआई स्पेसिफिक एआई यूजर्स हैं किसी खास लैब में, उनको एआई की कैपेबिलिटीज को यूज करने का था। चैट जीपीटी ने एक तरह से मेन स्ट्रीम में लिया एआई को। अब जो है बहुत रिसेंट टाइम में मल्टी मॉडल एआई आ गई है, तो अभी अब क्या है कि आप ऐसे मॉडल बना सकते हो जो एक साथ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कोड पे सब पे एक साथ काम कर सकें, और ये भी काफ़ी बड़ा एक तरह से देखा जाए तो ब्रेक थ्रू है मल्टी मॉडल सिस्टम्स का। और प्रोग्रेस इतनी फास्ट हो रही है कि 2026 में हम आज बात कर रहे हैं, तो मतलब चीज़ें चल रही हैं अभी, क्वांटम बेस्ड एआई और उन सब की बात भी हो रही है। तो बेसिकली पिछले डिकेड या 15 साल बोल सकते हैं हम, जो भी है लगभग, उन्होंने जो है जो एआई एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता था अलग अलग जगहों पे, उसको जनरल पर्पज इंटेलिजेंस सिस्टम की डायरेक्शन में काफी हार्ड पुश किया है। अ, जो की टेक्नोलॉजीज हैं या यूज केस भी बोल सकते हैं वैसे, बट बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक डोमेन है,
कंप्यूटर विजन दूसरा डोमेन है, स्पीच रिकॉग्निशन एंड सिंथेसिस तीसरा है, और इमेज एंड वीडियो जनरेशन। तो मेनली आप देखेंगे कि आज के जो एप्लीकेशंस है वो नॉर्मली इनका ही कोई कॉम्बिनेशन होता है। और इन सब में अब ऑफ कोर्स एआई ने ऑलमोस्ट रिवोल्यूशनाइज कर दिया है पिछले जो एटलीस्ट पिछले 5 साल में। ऐसा हुआ है जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। एक जनरल टर्म यूज होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एलएलएम। तो एलएलएम बेसिकली क्या है कि जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग होती है सिस्टम्स की, एआई बेस्ड सिस्टम्स की, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको बोलना पड़ता है कि जैसे हमने हाउस प्राइस वाला बोला था, तो उस तरह के सिस्टम को ट्रेन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस पिन कोड पे ये हाउस है, इसका 3 बेडरूम है, इसमें इतने फ्लोर हैं, इसमें ये चीजें हैं, इतने बाथरूम हैं, जो भी डेटा है, और इसका प्राइस इतना है। मतलब आपको कुछ फैक्ट देने पड़ेंगे। आपने सपोज 100 हाउसेस के प्राइस उस सिस्टम को दिए, और फिर उस सिस्टम ने किसी तरह लर्न किया, और अब वो उन हाउसेस के प्राइस भी शायद गेस कर पाए जो उसने कभी देखे नहीं थे। लेकिन जो आपने डेटा दिया वो बहुत ही स्पेसिफिक डेटा था, वो हाउस प्राइस के लिए ही बनाया हुआ डेटा था। उस डेटा को मैं किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकता, और वो जो भी मॉडल बना वो उसके लिए ही था। और उस तरह के डेटा को बनाने में भी काफी कॉस्ट लगता है, क्योंकि उस तरह के टेबल 100 मैंने बोला, अगर आपको ऐसे 5,000 हाउसेस के प्राइस लाने हो तो काफी उसमें मेहनत लगेगी उस तरह का बनाने में, क्योंकि वो आप ट्रेनिंग के लिए रियल डेटा दे रहे हो या काफी क्लोज टू रियल डेटा दे रहे हो। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं दुनिया में, इतने सारे वेब पेज हैं, इतना ये है वो है, उन सब से सीखो ना कुछ। लेकिन उस डेटा को ट्रेडिशनल एआई सिस्टम को देने से पहले आपको उसको कुछ किसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल काम था। इस चक्कर में एआई जो है, एआई बेस्ड एप्लीकेशन या एआई का पेनिट्रेशन उतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल या उससे जो रिलेटेड, अब लैंग्वेज मॉडल केवल लैंग्वेज के टर्म्स में यूज होते हैं, लेकिन लार्ज और भी तरह के मॉडल, लार्ज इमेज मॉडल, लार्ज टाइम सीरीज मॉडल, लार्ज और मॉडल, इनमें कुछ नई टेक्निक ढूंढी गई। उसमें ये हुआ कि भाई अनसुपरवाइज लर्निंग करी जाए, कि आप डेटा दे दो, सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है। और उससे भी अच्छा आप ये भी मत बताओ कि हम इस डेटा को किस टास्क के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारा टेक्स्ट डेटा दिया, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, सारी बुक्स, लाइब्रेरी, बहुत चीजें दे दी। अब उससे जो लर्निंग हुई, उससे आप बहुत चीजें कर सकते हो। उससे आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। उससे आप समराइज कर सकते हो, क्योंकि उसने लैंग्वेज काफी हद तक सीख ली होगी, एंड सो ऑन। सो बेसिकली एलएलएम का कॉन्सेप्ट ये है। अब एलएलएम कैसे होते हैं, मैं मतलब ये आप थोड़ा कहीं और देख सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी टाइम लगेगा बताने में। बट एलएलएम का कॉन्सेप्ट ये है कि दो चीजें उसमें है, कि एक तो बहुत लार्ज डेटा पे वो बनाए गए हैं, इसलिए वो लार्ज मॉडल्स हैं। दूसरा, वो नॉर्मली किसी टास्क स्पेसिफिक नहीं है। तो जैसे टेक्स्ट वाले मॉडल होंगे तो वो समराइजेशन के काम भी आ जाएंगे, ट्रांसलेशन के काम भी आ जाएंगे, मे बी आपको रिपोर्ट बनाने के काम भी आ जाएंगे, टेक्स्ट जनरेशन के काम भी आ जाएंगे, एंड सो ऑन। और जो उनकी ट्रेनिंग हुई है वो बहुत बड़े डेटा सेट पे हुई है, जिस और क्योंकि उस तरह के डेटा सेट को सुपरवाइज तरीके से रखना पॉसिबल नहीं होता है। बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो उनमें आप क्या कैसे सेंटेंसेस को सुपरवाइज करोगे। तो ऐसा कुछ टेक्निक ढूंढ गई जिससे कि वो खुद ही उनको डायरेक्टली लेके और ट्रेन कर सके। आई थिंक वी कैन स्किप दिस, वी ऑलरेडी। सो बेसिकली एक डीप न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, मैसिव डेटा सेट्स होता है, और उससे रिजल्ट ये आने लगा कि होता है उसमें बेसिकली ये है कि वो आपस में रिलेशंस ढूंढता है उस टेक्स्ट के। अब क्योंकि वो बिलियंस ऑफ सिनेरियो हमने उसको दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सेंटेंसेस दिए हैं, तो उसमें एक ही शब्द के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बाकी शब्दों से क्या रिलेशन होंगे ये भी उसको पता लग जाएगा। और अगर हमारे पास काफी कंप्यूटर रिसोर्सेज हो, काफी मेमोरी हो, तो हम उसको रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। हम एक ही शब्द को कई मिलियन, कई बिलियन तरीकों से बाकी शब्दों से जोड़ सकेंगे, कि भाई इस सिचुएशन में ये इसके इतना क्लोज है, इतना पास, इतना दूर है। ये शब्द जैसे एप्पल है और फोन है। अब एप्पल और फोन एक सिचुएशन में काफी क्लोज होंगे क्योंकि एप्पल का फोन है, लेकिन एप्पल और ऑरेंज एक दूसरी सिचुएशन में क्लोज होंगे क्योंकि वो दोनों फ्रूट हैं। लेकिन एप्पल और ऑरेंज एक तीसरी सिचुएशन में, क्योंकि ऑरेंज एक टेलीकॉम प्रोवाइडर है, जैसे इंडिया में एयरटेल है, वैसे यूके में एक टेलीकॉम प्रोवाइडर है ऑरेंज, और हो सकता है एप्पल के फोन अपने टेलीकॉम प्लान के साथ देता हो। तो उस सिचुएशन में एप्पल और ऑरेंज की रिलेशन और तीसरे तरीके से अलग होगी। तो बेसिकली ऐसे अगर आप बिलियंस ऑफ तरीके ढूंढ निकालें एक दूसरे के पास होने का, तो फिर आप किसी भी सिचुएशन को मैप कर सकते हो कि ये एक सिचुएशन जो हमने सीखा है बहुत इतनी बिलियंस ऑफ डायमेंशंस में, उससे किस सिचुएशन के आसपास है। तो थोड़ा अनबिलीवेबल मैजिक लाइक लगता है, लेकिन उसके पीछे पूरा स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी है, और कुछ नहीं है, और ऑफ कोर्स द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दैट। तो जो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स आने लगते हैं, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो जस्ट जो है प्रोबेबिलिस्टिक गेसिंग है एक नेक्स्ट वर्ड की। तो बेस्ड ऑन एलएलएम्स फिर जो है जेन एआई रिवोल्यूशन हुआ। तो जनरेटिव एआई में क्या होता है कि अब आप
नॉट जस्ट ये बोलते हो कि भाई ये मैंने डेटा दिया, इस डेटा के लिए मुझे बताओ, जैसे इस हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करो या कुछ और करो, या मैं ये देख के ये बताओ इसमें क्या है। अब आप सीधा बोल सकते हो कि इस सिचुएशन के लिए एक ऐसे लिख के दो मुझे, और मतलब आप जनरेट कर सकते हो, या मुझे एक ऐसी इमेज बना के दो, या मेरे को इवन पूरी मूवी बना के दो, एंड सो ऑन। अब कुछ थोड़ा एथिकल कंसिडरेशन भी आने लग गए हैं। अब ये पता लगाना कि फेक है कोई चीज़ और ऑर्डिनरी है कि नहीं है, या अगर आप एक्सरसाइज दे रहे हो सपोज फॉर एग्जांपल स्कूल में, तो बच्चे ने खुद करी है या एआई के थ्रू आई है, ये सब भी है उसमें इशू। बट टेक्नोलॉजी डिस्कस करते हुए इसको थोड़ा होल्ड कर लेते हैं अभी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आई थिंक सबको पता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा यहाँ से। तो आपको पता है कि आप चैट कर सकते हो, ईमेल लिखवा सकते हो, कोड लिखवा सकते हो, काफ़ी फास्ट तरीके से एआई यूज़ करके। इवन चैट जीपीटी से आप यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादा स्पेशलाइज टूल की तो ज़रूरत ही नहीं है। कोडिंग असिस्टेंट्स आते हैं, गिटहब कोपायलट है, वो सबको अवेलेबल है। इवन एआई भी आपको कोड करके दे देगा, लेकिन गिटहब कोपायलट जैसे टूल को यूज़ करके आप इवन और ज़्यादा स्ट्रक्चर तरीके से वो कर सकते हो। आपको गिटहब में रिपो बना देगा, सब कर देगा। रिपोर्ट बनाना, डिज़ाइन बनाना, समरीज लिखना, ये सब के लिए बहुत लोग अब यूज़ करने लग गए हैं, क्रिएटिव लोग पर्टिकुलरली। और कस्टमर सर्विस में, एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कस्टमर सर्विस में एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब एक डिफिकल्टी जो एआई ने सॉल्व करी है बताता हूँ कि कंप्यूटर्स का नेचुरल लैंग्वेज को समझना, और उसके आधार पे उसका जो प्रॉब्लम बताई गई है, पहले तो प्रॉब्लम को समझना कि जो आदमी ने बोला उसमें प्रॉब्लम क्या थी, और फिर वो प्रॉब्लम अगर समझ भी गया तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमारे पास किस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। और ज़्यादातर केस में सॉल्यूशन एक डॉक्यूमेंट में नहीं होता, मल्टीपल डॉक्यूमेंट का क्रॉस होता है, उन सबको कंबाइन करके एक कोहेरेंट टेक्स्ट बनाना, ये पहले बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन एलएलएम और जेएनएआई टेक्निक्स आने के बाद अब ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो इसलिए कस्टमर सर्विस एक ऐसा डोमेन है जिसमें कि अभी भी आप जो चैटबॉट देखते हो सकता है थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो, क्योंकि उतना तेजी से इंडस्ट्री अभी केवल एक्सपेरिमेंट मोड में आई है। मतलब जो प्रोडक्शन में आप चैटबॉट देखते हो किसी की, फोन कंपनी की या किसी बैंक की या अमेजोन की या इन लोगों की, वो अभी उन्होंने अपने बेस्ट एआई सिस्टम को वहाँ डिप्लॉय नहीं किया है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो ऑलमोस्ट आप पता नहीं लगा पाओगे कि ह्यूमन है पीछे या एआई है। पर्सनल डिवाइसेस बहुत आने लग गए हैं, आपको पता है एलेक्सा है, गूगल होम है, और सारी चीज़ें, होम ऑटोमेशन लोग यूज़ करने लग गए हैं। इंटरटेनमेंट एंड मीडिया में जैसे मैंने बोला कि अब ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा आर्गुमेंट आने लगता है कि भाई पिकासो की पेंटिंग क्या एआई बना देगा, या किसी का गुलजार जैसी गजल, गालिब जैसी गजल लिख देगा, या रहमान का म्यूजिक बना देगा या नहीं। तो एक्सट्रीम की बात ना भी करें, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो क्रिएटिविटी की एक्सट्रीम आप उनको बोल सकते हो, लेकिन सबको उसकी जरूरत उतना नहीं होती है। आम उसमें आपको एक जगह कोई इमेज लगानी है अपनी वेबसाइट पे, आपको एक रिपोर्ट में कुछ कुछ लिखना है, या आपको अपना वीडियो बनाया, उस वीडियो के साथ एक कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है। इन सब के लिए आपको एक्सट्रीम क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, जिसमें कि आपको जो है गुलजार जैसी शायरी, या आपको किसी शेक्सपियर जैसा लिखा हुआ टेक्स्ट, इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए होती आपको। तो उन सब कामों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है अभी। लोग पूरी की पूरी पिक्चर बना रहे हैं। और तो छोड़िए, जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, जो अवतार मूवी आई थी उसमें कितना खर्चा हुआ था स्पेशल इफेक्ट बनाने में। आज के ज़माने में जो कॉमनली यूज मॉडल्स हैं उनसे आप ऑलमोस्ट फुल लेंथ अवतार जैसी मूवी बना सकते हो, काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स के साथ। बहुत सारे सेक्टर्स में काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। फिनेंस में काफ़ी चीज़ें हैं जिससे के थ्रू आप, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग, ये सब भी पहले भी एल्गोरिथम यूज़ करती थी, अब काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं वो। रिटेल्स में यूज़ हो रहा है, जिसमें कि एक तो कस्टमर्स का पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, दूसरा खुद रिटेलर के लिए डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह। पहले भी सिस्टम होते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी यूज़ होने लग गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो मैं बोल रहा हूँ अभी, मैं रोबोटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। रोबोटिक्स के साथ हम अगर इसको और आर्गुमेंट कर दें तो उससे तो और ज़्यादा रेवोल्यूशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक एक ऐसा एरिया है जिसमें कि मतलब इसमें कंप्यूटिंग बहुत पहले से यूज़ होती रही है, लेकिन फिर भी ये सॉल्व स्टेट में नहीं आया है। मॉडर्न एआई टूल्स करके पर्टिकुलरली ऑप्टिमाइजेशन, प्रिडिक्शन, राउटिंग, ये सब चीज़ों में, ट्रांसपोर्टेशन में, इवन ऑटोमेशन, ऑटोनोमस ड्राइविंग, आई थिंक अब तो इंडिया में भी आ गई हैं कारें जो कि काफ़ी हद तक ऑटोनोमस ड्राइविंग कर रही हैं, भले ही गवर्नमेंट ने भी रूल नहीं बनाए उसके अराउंड। तो ये सब इसके वो हैं। लर्निंग असिस्टेंट्स हैं, रिसर्च टूल्स हैं। तो आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम थोड़ा फास्ट मूव कर सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल्स जो पर्टिकुलरली हैं, अ, उनके लिए अगर वो राइट टूल यूज़ करें एआई के, तो डेटा के साथ वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अ, जो रूटीन टास्क है उनका ऑटोमेशन एक काफ़ी बड़ा चीज़ हो गया है। डिसीजन सपोर्ट्स में आपने डेटा दिया, आपने वो दिया,
काफ़ी सारे प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर्स हो गए, इवन डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, और कई लोग, इवन जो लोग जो हैं प्रोफेशनल कंसल्टिंग करके रिपोर्ट्स बनाते हैं, है ना, जैसे डेलोइट या आईडीसी है, ये लोग अब तो काफ़ी काफ़ी एक आध केस भी आए हैं जिसमें कि शायद किसी कंपनी ने, बड़ी कंसल्टिंग फर्म ने किसी बड़े मल्टीनेशनल के लिए एक रिपोर्ट बनाई, बाद में पता चला वो एआई जनरेटेड थी, तो उनका उन्होंने जो है उन पे मुकदमा या जो भी, मतलब उसमें रीनेगोशिएशन शुरू हो गया। डेवलपर्स पर्टिकुलरली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनके लिए ये जो एआई है उससे बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए हैं शुरू, और बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, कोडिंग काफ़ी हद तक ऑटोनोमस हो गई है, टेस्टिंग ऑटोनोमस हो गई है, और अब एक नई टेक्नोलॉजी, मैंने शायद उसमें एजेंट्स के अराउंड वो नहीं रखा, तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है एआई एजेंट्स। उसमें होता क्या था कि एक एक टास्क आप एआई से बहुत अच्छा करा सकते हो, तो और फिर हर टास्क के रिजल्ट्स को सपोज, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनमें एक एक उसका स्टेप भी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन उन स्टेप्स को जो उनके रिजल्ट्स हैं उसको यूज करके दूसरा स्टेप यूज करता है, वो भी कॉम्प्लेक्स स्टेप होता है। कई बार आपको डिसीजन लेना होता है कि भाई अगर ये ऐसा रिजल्ट था तो ये वाला स्टेप होना चाहिए, नहीं तो ये वाला स्टेप होना चाहिए, तो थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो भी होते हैं। तो अभी क्या हो रहा था कि लोगों को इस बात से काफ़ी अच्छा लग रहा था कि जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, इंडिविजुअल टास्क, वो एआई बहुत अच्छा कर ले रहा है। फिर ये सोचा गया कि भाई जब एआई है ही तो ये सब भी अब इनको आपस में स्टिच करके और इनको एक साथ रखने की भी मेहनत क्यों की जाए। तो फिर अब नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको एआई एजेंट्स बोलते हैं या एजेंटिक एआई बोलने लगे हैं। उसमें यह है कि भाई जो ये रीजनिंग है कि अगर ऐसा रिजल्ट आया तो फिर मुझे क्या वापस एआई से, मान लिया आपने कुछ पूछा, उसके अराउंड जो रिजल्ट आया वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उससे थोड़ा दूर है, तो वो जो एजेंट है वो खुद ही वापस एआई को बोलेगा कि भाई मुझे, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, या मेरे को ये आपने चीज़ें मिस कर दी। तो मेरे को पता लगाए बिना बैकग्राउंड में एआई एजेंट ही अपने मॉडल से पूछ लेगा कि वापस इसको रिफॉर्म करके दे दो। और पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जहाँ पे कि काफ़ी हद तक इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हो, आप डिज़ाइन करते हो, उसके अराउंड ऑफ कोड जनरेट करते हो, उस कोड को आप टेस्ट करते हो, और फिर आप उसकी परफॉर्मेंस देखते हो, इन सब को आप एजेंट बेस्ड सोल्यूशन से काफ़ी हद तक ह्यूमन को, या तो आप उसकी फंक्शनलिटी को फास्ट कर सकते हो, या ह्यूमन को लूप में रख के आप, या बिना ह्यूमन के भी काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं उसमें एजेंटिक वर्कफ्लो के थ्रू। मैं कुछ ऐसे जनरली दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक हम सब ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो एक आध चीज़ें मैं ऐसे दिखा देता हूँ, तो जिससे कि मतलब मुझे, आई एम श्योर कि सबने वो सब देखा होगा पहले से। तो मैंने क्या किया कि अ, ये एक बुक मैंने, जो है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास जी की बुक है, ये इसका मैंने पीडीएफ अपलोड किया, ठीक है, ये बुक है, ये काफ़ी 502 पेज की बुक है, तो पूरा पीडीएफ मैंने दे दिया। बुक कैसे पीडीएफ आया, क्या आया, मतलब वो पब्लिकली अवेलेबल है, और आई डिड नॉट इवन बॉदर टू चेक कि वो पीडीएफ ठीक है कि नहीं है, कैसी इमेज है उसमें। अब मैंने बोला कि इसको समराइज करो, तो इसने ठीक ठाक समरी दे दी है, लेकिन छोटी समरी है। अब आपको हो सकता है ऐसे काम ना चले। अब फिर मैंने बोला कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर की, डिवाइड एंड रूल चैप्टर की, इसमें एक चैप्टर है डिवाइड एंड रूल, इसकी थोड़ा और डिटेल बताओ। तो उसने बता दी। अब आप जनरली सोचिए कि इससे पहले, अब आप, अगर मेरे को इस बुक को पढ़ना है 502 पेज की बुक को, और मैं अगर इसको इस तरह से पढूं, कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं भाई इससे बुक पढ़ने का मजा खत्म हो गया, लेकिन अब जिंदगी काफ़ी छोटी है, और उसमें अगर मेरे को 100 से ज़्यादा किताबें पढ़नी है, या मैंने आइडेंटिफाई कर रखी है कि पढ़नी है, तो मे भी मैं सब किताबों को उस स्टाइल में शायद ना पढ़ पाऊँ। तो अब इन टूल्स को यूज़ करके मेरे को एटलीस्ट कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस किताब में क्या पोर्शन कितना इंटरेस्टिंग है, जिसको कि मुझे पूरा पढ़ना चाहिए। इवन एक किताब है ये वाली, ये हिंदी में है। ये जो आरएसएस के वो हैं, उनकी वो है, गुरु गोवलकर की, तो इसको मैंने अपलोड किया है, हिंदी में है पूरी बुक, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें इसकी, मतलब जैसे ये है, तो ये प्रॉपर टेक्स्ट की, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ, अगर आप देखें, अ, कहीं पे ऐसे टेक्स्ट बॉक्स में कर लेते हैं, तो ये आप देखिए कि ये, मतलब ये प्रॉपर स्क्रिप्ट में भी नहीं है ना, ये कुछ ऐसी कोडिंग है कि वो इतना आसान नहीं है समझना। तो इस बुक को मैंने बोला कि मेरे को हिंदी में चाहिए इसका वो समरी। तो इसने छोटा सा वो दे दिया इसका मेरे को। फिर मैंने बोला कि भाई मुझे समग्र राजनीतिक और आर्थिक संरचना की, और तो आप देख रहे हो कि मेरे को ये भी मिल जा रहा है। तो इस तरह से आप बहुत वो कर सकते हो। एक और दिखाता हूँ मैं, कोडिंग का टास्क दिखाता हूँ एक। ये एक कोडिंग असिस्टेंट है, ये हमारा आईबीएम का
कोडिंग असिस्टेंट इसको हम बॉब बोलते हैं। तो बट ऐसे आप गिटहब कोपायलट और भी कोडिंग असिस्टेंट्स अवेलेबल है, मैंने ये बॉब यूज़ किया है। बट तो मैंने इसको बोला कि मेरे को जो है वो चाहिए, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए एक स्कूल के लिए, जिसमें कि स्टूडेंट टीचर का डेटा मैनेजमेंट, क्लासेस, ये सब कुछ। तो इसमें इसने खुद ही पता लगा लिया कि ये होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे इंटरवीन कर सकता था, मैं बोल सकता था कि भाई ये जो आपने फ्लो बनाया है इसमें ये चीज़ मिसिंग है या वो भी, बट मैंने जस्ट डेमो के लिए था तो मैंने, फिर उसके बाद इसने एक एक करके बिना मेरे इंटरवेंशन के एक एक करके सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी शुरू करी, देखिए। और फाइनली इसने पूरा जो है वो रेपो बना दिया। फिर मैंने बोला कि इसका फ्रंट एंड भी बना दो, क्योंकि इसने बैक एंड बनाया केवल, तो इसने उसका फ्रंट एंड भी बना के दे दिया। और अगर आप देखें तो ये अभी कुछ देर पहले ही बना है, मतलब आज का ही मैंने थोड़ी देर पहले इस डेमो के लिए बनाया था। इसने ये सब एआई जनरेटेड है सब कुछ। और इसने मेरे को ये भी बोला कि आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, डिप्लॉयड है ये। तो आप अभी देखिए इसका फ्रंट एंड वगैरह, मैंने इस पूरे उसमें मैंने केवल ये बोलने के अलावा कि मुझे फ्रंट एंड भी चाहिए और कुछ नहीं किया था, और इसने पूरा मेरे को स्कूल सिस्टम बना के दे दिया। अब ठीक है, आपको बोलेंगे कि भाई ये ऐसा तो नहीं, मुझे चाहिए था कुछ और, तो अब इसमें डेमो डाटा भी डाल दिया उसने थोड़ा बहुत। तो आप उसको चेंज कर सकते हो, आप इस पूरे प्रोसेस के दौरान इंटरवीन कर सकते हो, क्योंकि वो कई जगह पे रुकता है। मैंने उन सब जगहों पे कंटिन्यू किया। आप वहाँ पे जब हर स्टेप के बाद वो बोलता है कि भाई अब क्या करना है, मतलब बोलता है या रुकता है आपके प्रॉम्प्ट के लिए, आप चाहो तो कंटिन्यू करो, चाहो तो वहाँ पे और दो, एंड सो ऑन। तो अब आप सोचिए ये सिस्टम बनाने में अगर मैं किसी डेवलपर को बोलता बनाने को, तो वो बहुत फास्ट भी काम करता, तो एटलीस्ट 1 महीना लेता और अच्छा खासा मेरे को उसका पे करना पड़ता है। अभी जस्ट केवल मुश्किल से लेस देन 10 मिनट्स में ये पूरा सिस्टम बन गया है। तो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, आपको ये समझने की जरूरत नहीं कि क्या टास्क है। मेरे को ये रियल टास्क है जो मुझे करना था अपने काम के सिलसिले में। तो मैंने बोला कि भाई ये चीज़ है, इस पे कुछ करो, और ये रियल वर्क है मेरा, ठीक है। तो इसने बोला कि ठीक है ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो फिर समझाया कुछ। तो मैंने फिर बोला कि ठीक है ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मेरा डेटा था उसके। तो इसने उस पर कुछ किया, फिर कुछ पूछा मुझसे, तो मैंने और बताया आगे कि भाई ऐसा ऐसा करना है। तो इसने मेरे को कोड लिख के दे दिया। अब मैंने देखा कि उस कोड में वैसा नहीं मिल रहा था, तो मैंने बोला कि भाई मुझे ये भी चाहिए। तो इसने फिर बोला कि अच्छा ठीक है। फिर मैंने बोला कि ठीक है ये करो। अब फिर भी उसमें इशू था, तो मैंने फिर बोला कि ये करो। अब फिर इसने कुछ करके दिया। अब मैंने कहा चलो, और सजेस्ट कर रहा था, मैंने कहा नहीं ये करो ये करो। फिर उसने मेरे को स्क्रिप्ट लिख के दी, ये होता रहा। अब जो है आप देखो कि ये टास्क वो करे जा रहा है और मेरे को इंटरवीन करना पड़ रहा है बार बार कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं। तो फिर उसने कुछ दिया, तो मैंने बोला कि इससे तो कुछ मिला नहीं, तो फिर उसने उसको करेक्ट किया फिर। और ये आप देखिए कितना लंबा इंटरेक्शन है ना। वो मेरे को बना के दे रहा है नया कोड, फिर मेरे को उसमें इशू लग रहा है, मैं बता रहा हूँ कि भाई इसमें तो ये तो था ही नहीं, मैं तुमने तो ये दे रहे हो, मेरे को तो ऐसा चाहिए था, मैंने बोला था। फिर उसने वापस चेंज किया। तो जस्ट लास्ट में भी कुछ मिल गया मुझे, जो कि जरूरी नहीं है कि उसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हो, लेकिन ठीक है, इतना बड़ा पाइथन प्रोग्राम शायद लिखने में मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता। इस इंटरेक्शन में मेरे को कुछ मिल गया, लेकिन आपने देखा होगा कि इस पूरे स्टेप में मेरे को बहुत ज़्यादा गाइड करना पड़ रहा है, और अगर मैं अवेयर नहीं हूँ कि क्या चल रहा है, तो जो दे रहा है वो मे बी इवेंचुअली मेरे लिए यूजफुल ना हो या गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करे। तो मैं जस्ट ये थोड़ा ग्राउंड भी करना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि एआई बहुत आज की डेट में बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो गया, ऑलरेडी कुछ एरिया में हो गया है, लेकिन स्टिल टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, so let's move forward। तो बेसिकली कुछ चीजें हैं जहाँ पे कि रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना है, वहाँ पे एआई इज रियली वेरी गुड। और कुछ ह्यूमन कैपेबिलिटीज को जहाँ पे ऑगमेंट करना है, वहाँ पे भी, जैसे अभी मैंने दिखाई कोडिंग एबिलिटी, राइट, मैं खुद वो कोड लिख सकता था, लेकिन उस सिस्टम के कारण मेरे को काफी आसानी से वो कोड मिल गया। कुछ इंडस्ट्री हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्थ केयर में। अब इसमें अब कुछ चीज़ों में एक्चुअली इनमें रेगुलेशन भी काम करेंगे, लेकिन अभी हम केवल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि कुछ जगह हो सकता है रेगुलेशन के कारण या गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण जो पोटेंशियल है वो फुली यूटिलाइज ना हो पाए, लोगों को लगे कि रिस्क ज़्यादा है। बट लेट्स टॉक ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। और आईटी सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलरली, क्योंकि आईटी में क्योंकि ज़्यादातर जो बनाने वाले लोग हैं मे बी बिकॉज वो सॉफ्टवेयर के हैं या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की ज़्यादा रिसेप्टिव है, इसलिए आई वुड से कि सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस हुई है या तो वो
लैंग्वेजेस में हुई है या फिर आईटी या सॉफ्टवेयर में हुई है अभी तक। हेल्थ केयर में, ऑटोनोमस व्हीकल्स में, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में, फाइनेंस में हमने देखे एग्जांपल्स। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा यहाँ पे। मेडिकल रिसर्च एक ऐसा एरिया है, अभी ये थोड़ा डिबेटेबल है कहीं पर, अभी जो पोटेंशियल दिख रहे हैं एटलीस्ट रिसर्च लेवल पे। अब उसमें अभी क्या होता है कि जब मैं जनरली बात करता हूँ तो जो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में जिसको कि डॉक्टर्स एक्चुअली यूज कर सकते हैं, वो अभी काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में कोई सॉफ्टवेयर या कोई चीज़, कोई डिवाइस, कोई चीज़ यूज़ करने के लिए जो रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस है बहुत लंबा है। तो जो चीज़ टेक्नोलॉजी अभी दे सकती है वो अभी डॉक्टर्स को अवेलेबल शायद नहीं है, अनलेस कि वो डॉक्टर खुद रिसर्च में इन्वॉल्व हैं उन लोगों के साथ जो एआई सिस्टम बना रहे हैं। तो जो अभी आपको रिपोर्ट मिलती हैं एआई सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज़ की, वो हो सकता है काफ़ी नेगेटिव हो, लेकिन जिस तरह के पोटेंशियल्स दिख रहे हैं, और इवेंचुअली देखिए, और ऑल सेड एंड डन अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबल वो हैं गवर्नमेंट्स, पॉलिटिशियंस, उनको डिसीजन लेना है कि कहाँ पे एआई यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। मैं जस्ट एक ये पेपर दिखा देता हूँ, ये हम लोगों का पेपर है आईबीएम रिसर्च का। सो जस्ट मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर वीडियो ड्रिवन फाउंडेशन मॉडल हमने बनाया। जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उनको फाउंडेशन मॉडल भी बोलते हैं। लैंग्वेज तो एक पर्टिकुलर यूज केस हो गया, उसको जनरली उनको फाउंडेशन मॉडल बोल रहा है। तो हमने एक मॉलिक्यूलर वीडियो ड्रिवन फाउंडेशन मॉडल बनाया, और उसके बाद हमने दिखाया कि ड्रग डिस्कवरी कैसे इससे थोड़ा एक्सीलरेट हो रही है। और ये मतलब ये अच्छी जगहों पे पेपर छपे हैं, ये नेचर या साइंस है, ऐसे पब्लिकेशंस हैं। तो मे बी मेडिकल साइंस के जर्नल में नहीं छापे हों, लेकिन एटलीस्ट जो साइंटिफिक जर्नल्स है नेचर और साइंस, उनमें हम लोगों ने पेपर छापे हैं। पोटेंशियल काफ़ी है। ऑफ कोर्स मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि सब कुछ सॉल्व हो गया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। दूसरा जो है, डिफेंस में एआई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। अब ऑलरेडी हम लोग साइंस फिक्शन मूवी और उन सब में देखते रहे हैं कि क्या पता पर्दे के पीछे ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है, बट जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं केवल उनके बेसिस पे बोल रहा हूँ कि कुछ टास्क जो हैं वो पर्टिकुलरली जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं अब उनको भी अवेलेबल हो गए हैं। और फ्यूचर में मे बी डिफेंस सेक्टर में, दोनों डिफेंड करना भी और अटैक करना भी, उन दोनों एरिया में एआई के कारण, अभी कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ईरान वार में भी काफ़ी एआई यूज हुई है, अब एक्चुअल किसी को नहीं पता, लेकिन दोनों चीज़ें, अब डिफेंड करना भी मुश्किल हो जाएगा या डिफेंस करना भी आसान हो जाएगा, दोनों चीज़ें होंगी, और अटैक करना भी एआई ड्रिवन टेक्निक से होगा। थोड़ा इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या क्या इंडिया के एडवांटेजेस हैं। तो अब इसमें एक फिलोसफिकल डिबेट है कि भाई एआई को तो वेस्ट ही ड्राइव कर रहा है, और जो भी एआई की डायरेक्शन है वो वेस्ट ने ही डिसाइड करी है। तो मैं एग्री करता हूँ उस बात से, और अगर हमने ही शुरुआत की होती जो एटलीस्ट मॉडर्न एआई है उसकी, तो हो सकता है हम थोड़ा डिफरेंटली करते शायद। लेकिन अभी हम फिलहाल फॉलो अप रेस में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें कि हमें, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट इंजन, या मे बी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, या कुछ, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम रेस में काफी पीछे थे, और उसको कैचअप करने में कई साल, कई दशक लगने थे। एआई एक ऐसा गेम है कि भले ही हम फॉलो अप गेम भी खेल रहे हो, लेकिन वो जो टाइम पीरियड है कैचअप करने का वो बहुत छोटा है। तो इसलिए हम अफोर्ड कर सकते हैं फॉलो अप गेम खेलना, बशर्ते कि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। वो एक बड़ा क्वेश्चन है, अब वो पॉलिसी बनाने वालों का काम है, टेक्नोलॉजी वाले ऑफ कोर्स उसमें सपोर्ट करेंगे। अब हमारे पास जो कुछ एडवांटेजेस हैं, एक तो हमारे पास टैलेंट पूल बहुत बड़ा है। अब आर्गुमेंट हो सकते हैं कि उनकी स्किल्स कैसी हैं, क्या है, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि टैलेंट पूल बहुत बड़ा है। हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एआई के कारण भले ही ना हो, किसी और कारण ही सही हो, लेकिन हमारा डिजिटाइजेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा है। इवन जो वेस्ट की बहुत सारी कंट्रीज हैं उनके पास भी उतना डिजिटाइजेशन नहीं है जितना कि हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। डिजिटाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका डेटा है वो ऑलरेडी एआई के कंजम्पशंस के या किसी भी मशीन लर्निंग सिस्टम्स के या ऑटोमेशन सिस्टम के कंजम्पशन के लेवल पे है कि नहीं है। एक जमाना था जब डिजिटाइजेशन का मतलब होता था आपके हाथ से लिखी हुई रिसिप्ट है, उसको आपने स्कैन करके उसकी इमेज स्टोर कर ली, वो डिजिटाइजेशन हुआ। लेकिन वो उतना अच्छा डेटा नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली उससे नंबर्स या मे बी टेक्स्ट निकालना उतना, अब तो शायद पॉसिबल हो गया है, बट पहले तो उतना नहीं था। वो जस्ट ये है कि वो डिजिटल रिकॉर्ड है, वो रसीद फट जाएगी, उससे अच्छा वो किसी डेटाबेस में है बस, उसके अलावा और वो नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे देश में, वो शायद ही बहुत ही कम कंट्रीज़ के पास है। और हमारे पास एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मल्टीलिंगुअल एआई अपॉर्चुनिटी। हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं, और एआई के
यूज केस जो है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम ट्रांसलेशन में, वॉइस इंटरफेस में, डिजिटल नॉन इंग्लिश स्पीकर्स के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट भी है और बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो कि हमारे अलावा और कोई रिसर्च नहीं करेगा उसमें, है ना। वेस्ट की कंट्री क्यों हमारी लैंग्वेजेस पर रिसर्च करेंगी, मतलब ठीक है थोड़ा देख लेंगे वो वैलिडेट करने के लिए अपने किसी टेक्निक को, लेकिन उसमें डीप रिसर्च करने के लिए उनके पास वो नहीं है। और इसमें अच्छी न्यूज़ ये है कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। आईटी मद्रास में एक ग्रुप है, वो एआई फॉर भारत बोलते हैं उसको। अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं, मतलब इसमें जा सकते हैं। ये लोग बहुत काम कर रहे हैं और मतलब बहुत रियली अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। मितेश कापरा करके मेरा कोलीग था पहले वाईबीएम में। ही इज अ यंग पर्सन, मतलब यंग का मतलब मैंने, ऑफ कोर्स ही इज अ प्रोफेसर, बट यंग का मतलब रिलेटिवली यंग। तो मितेश कापरा जो है, ही इज लीडिंग मेनी ऑफ दीज थिंग्स। और इसका नाम अभी अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा तो टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई में नाम दिया, जिसमें कि नितेश कापरा का भी नाम है, जो कि एक बहुत बड़ी इस लिस्ट में, अगर आप देखें तो इस लिस्ट में इलान मस्क और जुकनबर्ग और सैम अल्टमैन और ऐसे लोग हैं। उस लिस्ट में नाम पाना काफी बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग काम नहीं कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं और इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम पे भी काम कर रहे हैं। एंड वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ दैट कि भाई हमारे यहाँ भी बहुत लोग काम कर रहे हैं इसमें। वापस आते हैं तो मल्टीलिंगुअल अपॉर्चुनिटी एक बहुत ऐसी चीज है जिसमें बहुत लोग उस लेवल का काम नहीं करेंगे जितना केवल हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हेल्थ केयर में हम जो है एआई को यूज करके इस सेक्टर को बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। एजुकेशन में हम कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में एजुकेशन देते हैं। हर तरह के बच्चे होते हैं हमारे पास, हर तरह के जो है सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के पास। एग्रीकल्चर में बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब जो जनरल टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके बियॉन्ड भी, वेदर प्रिडिक्शन, ये वो, इवन बहुत छोटी चीजें। सपोज आपका एक किसान है, उसको अपनी अपनी फसल का बीमा करवाना है। अभी क्या होता है कि बहुत जेनरिक टूल्स यूज करती हैं बीमा कंपनियां, क्योंकि उनके पास बहुत डिटेल नहीं है। क्योंकि बीमा क्या होता है, बीमा होता है कि भाई उसकी फसल जो है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगी, या वो अभी हेल्दी है कि नहीं है। तो उनके पास बहुत ज्यादा एसेस करने का तरीका नहीं है। लेकिन आप जस्ट सोचिए, एआई को यूज करके, सैटेलाइट इमेजरी को यूज करके और आसपास का डेटा यूज करके, हिस्ट्री यूज करके, अभी भी हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मॉडर्न एआई को यूज करके तो अब इंश्योरेंस कंपनी बहुत टेलर्ड पैकेजेस बना सकती है। इंश्योरेंस एक एरिया हो गया, ऐसे आप बहुत सारे और उसमें यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया का बहुत सारे बड़ी कम्युनिटी, बहुत डेवलपर कम्युनिटी है इंडिया के पास, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एआई ने काफ़ी गैप क्लोज कर दिए हैं। और रैपिड इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरे को लगता है कि एआई को यूज करके इंडियंस अगर चाहें तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। तो ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे कि अभी क्या होता था कि इनोवेटर्स को जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज और लोगों की टीम और ये सब चाहिए होता था। अभी बहुत सारे एग्जांपल आ रहे हैं कि एक या दो लोगों ने, क्योंकि उनके पास एआई टूल्स अवेलेबल थे, तो वो एआई में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, वो किसी और चीज में रिसर्च कर रहे हैं। कोई इंटरटेनमेंट में रिसर्च कर रहा है, कोई किसी चीज में कर रहा है। लेकिन एआई के कारण अब उनकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते थे, पैसा चाहिए होता था, टीम्स चाहिए होती थी, एक्सपर्टीज चाहिए होती थी, और वो सब असेंबलर करना एक छोटे इन्वर्टर के बस का नहीं था। एआई के कारण अब जो पेरिफेरी काम है, जो उसका कोर काम नहीं है, जो उसके कोर काम को इनेबल करने के लिए बाकी चीजें यूज होनी है, उसमें एआई यूज हो सकता है। तो ये मेरे को लगा कि थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक चीजें हैं, लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं। और चैलेंजेस जो हैं वो, एक तो स्किल गैप बहुत बड़ा है अभी, इतना ज्यादा वो है कि बहुत सारे आपने रिपोर्ट पढ़ी होंगी कि इंडिया में जितने इंजीनियर्स निकलते हैं कितने एक्चुअली डिप्लॉयबल होते हैं, नहीं होते हैं। वही वही हाल एआई का भी है। डेटा गवर्नेंस से रिलेटेड अभी इश्यूज हैं हमारे पास। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस नहीं है, क्योंकि जीपीयूज कंप्यूटिंग ये सब के लिए अभी हमारे पास देखा भी जाए तो मतलब क्लाउड वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आप यूएस को देखो, उनके पास 3 बड़ी कंपनियां और भी हैं बहुत सारी। मैं आईबीएम को तो मैं उनमें काउंट भी नहीं कर रहा हूँ उस लेवल पे, क्योंकि आईबीएम भी है क्लाउड में। लेकिन अगर क्या केवल गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट देखें तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उसमें बाकियों को भी जोड़ दें, आईबीएम और सारे प्लेयर्स को, तो वो अनमैच्ड है। चाइना के पास अपना सिस्टम है, लेकिन हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास ले दे के छोटे मोटे प्रोवाइडर हैं, वो भी अभी उस लेवल पे नहीं आ पाए हैं। और थोड़ा फिर रिस्पॉन्सिबल एआई अडॉप्शन एक एरिया होगा जो कि एक चैलेंज रहेगा इंडिया में कि कैसे करें, और इसके अराउंड थोड़ा बात करेंगे हम आगे चल के। जॉब की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कुछ जॉब जो हैं किसी भी ऑटोमेशन से, जो आदमी मैनुअली उस काम को कर रहा था उसका जॉब ऑब्वियसली नहीं रहेगा, है ना। ये कोई बहुत वैसे पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट रखने की जरूरत नहीं है इसको। जैसे जब लोग तांगा हाँकते थे, उसके बाद गाड़ी मोटर कार आ गई, तो भाई तांगा हाँकने वाले जॉब कम हो गए अपने आप,
है ना, या खत्म हो गए काफी हद तक, लेकिन नए जॉब बन गए गाड़ी चलाने के। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। फैक्ट्री में हाथ से बहुत काम होता था, अब बहुत सारे काम मशीनें करती हैं, तो वो हाथ वाले काम खत्म हो गए, लेकिन फिर मशीन चलाने के काम हो गए। अब ऑलवेज आर्गुमेंट होता है कि भाई जितने मशीन तो 10 आदमी का काम करती है, तो पहले 10 आदमी काम करते थे, अब एक आदमी काम करता है। लेकिन उसमें हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी पहले, वो बहुत कम थी। तो अब मशीनों के आने के बाद हम पहले जो एक्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम 10x प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भले ही एक मशीन पे एक ही आदमी चाहिए, अब 10 नहीं चाहिए, लेकिन वो टोटल काम भी बढ़ गया है। तो उसके कारण हो सकता है कि 10 लोगों का काम को अभी भी काम मिल जाए। इसके अगेंस्ट भी आर्गुमेंट है, मैं इसको बहुत वैसे डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बहुत सिंपल फार्मूला बनाएं कि भाई एक मशीन 10 आदमी का काम करेगी तो 9 आदमी क्या करेंगे। वैसा भी सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, ये जस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ। और कुछ नए जॉब हैं जो कि एआई के कारण ही क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ऑब्वियसली एआई सिस्टम बनाना, डेटा साइंस के बहुत सारे रोल, ये तो एआई से ही रिलेटेड है। एक और बड़ा रोल है पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि अब लोग बोलने लगे हैं कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब भी तो एआई खा जाएगा। लेकिन अभी क्या होने वाला है कि अगले कुछ साल तक एआई जो है वो कंसल्टिंग प्ले होगा। तो मुझे कंसल्टिंग प्ले जब मैं बोलता हूँ, तो कंसल्टिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका एआई सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके अपोजिट होता है प्रोडक्ट प्ले। प्रोडक्ट का मतलब आपके बाजार में प्रोडक्ट रखा हुआ है, जैसे प्रेशर कुकर है। तो आप प्रेशर कुकर अपने लिए नहीं बनवाते हो, आपके पास 2-3 तरह के प्रेशर कुकर हैं, आप उनमें से एक उठा लाते हो। लेकिन आपको कुछ एक खास तरह का ऐसा बर्तन बनाना है जो कि किसी खास रिचुअल में काम आता है, और वो बाजार में उपलब्ध नहीं है, तो आपको लोहार के पास या किसी के पास जाके वो बर्तन बनवाना पड़ेगा। तो लोहार एक तरह से कंसल्टेंट है, जो कि मतलब ठीक है, प्रोडक्ट भी बना सकता है वो, जेनरिक हथौड़े बना के मास में भी बेच सकता है, लेकिन वो आपकी डिमांड के हिसाब से बनाएगा। तो अभी एआई जो है वो कंसल्टिंग प्ले रहेगा, और कंसल्टिंग का मतलब काफी जॉब केवल उस जगह आएंगे जहां पे कि लोगों को वो एआई सिस्टम बनाने पड़ेंगे जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो और ज्यादा एवेन्यू खुलेंगे, इवन सेम काम और ज़्यादा होने लगेगा। कुछ लोगों के नए जॉब होंगे जो कि एआई एथिक्स और एआई इन चीज़ों को देखेंगे। कुछ एआई से रिलेटेड जैसे प्रोडक्ट डिजाइनर्स नए होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होंगे, सेफ्टी रिसर्चर्स होंगे, सिस्टम एवेलुएटर होंगे, सो ऑन। तो कुछ नए जॉब भी खुलने वाले हैं, और अब वो मैच होंगे कि नहीं होंगे जितने जॉब लॉस हैं, वो अभी डिबेट का मुद्दा है। स्किल्स कुछ चाहिए होंगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई एआई पे ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। अगर हमें पता है कि पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको पता है कि भाई हमें अब एआई सिस्टम बनाना है आगे चल के, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे जो बीटेक में मुझे पढ़ाया गया था बस मैं तो वही सीखूंगा। वहाँ पे तो एआई का एक कोर्स होता था, वो भी किसी कॉलेज में था, किसी में नहीं था। वो भी आज से 20 साल पुरानी किसी ने किताब लिखी थी, उससे पढ़ा दिया गया था। वो एक्सक्यूज नहीं है, आपको अपनी स्किल्स खुद बनानी पड़ेंगी। इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, आपकी क्लास में नहीं पढ़ा जा रहा तो कोई बात नहीं। और जनरली, ठीक है, लेट्स नॉट गो थ्रू द स्लाइड्स। जनरली अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं तो चैट जीपीटी को यूज करके आप थोड़ा बहुत देखना शुरू करिए कि क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो बेसिकली अगर आप प्रोफेशनल हो, आपको लगता है कि एआई मेरे लिए नहीं है, लेकिन क्या पता आपके लिए हो एआई। एक बार जो है प्रैक्टिस करके देखने में कोई इशू नहीं है उसमें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो गया है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोलोबरेटिव लर्निंग है, नई से कई सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आप अगर किसी का पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है तो उस एरिया में आप जा सकता है। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे बायस वगैरह है, उसमें मैं बहुत फटाफट बोल देता हूँ, क्योंकि अब क्या होता है कि देखिए सोसाइटी में और डेटा में अगर बायस है, क्योंकि सोसाइटी से डेटा निकला है, उसमें अगर बायस है, फॉर एग्जांपल हायरिंग डेटा है, और अगर कोई बायस सिस्टम है हमारी सोसाइटी में जो कि मेल्स को किसी पर्टिकुलर जॉब में फीमेल से ऊपर प्रेफर करता है, तो वो उस डेटा में भी आ जाएगा, हायरिंग डेटा में। अब एआई सिस्टम वही सीखेगा, तो वो इशू रहेगा। तो अब उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, या न्यूट्रलाइज नहीं नहीं भी करना है, अवेयर रहना है कि भाई एआई सिस्टम हमें बायस डेटा दे सकता है क्योंकि सोसाइटी में ही बायस है। तो वो चीज़ें हैं। तो फेयरनेस की चीज़ें हो गई कि भाई हो सकता है आपने जो मॉडल उठाया हो वो मॉडल किसी ऐसे डेटा सेट के साथ ट्रेंड हुआ हो जहाँ पे कि हमारे जैसे डाइवर्स या किसी और जगह के डाइवर्स, जैसे फॉर एग्जांपल फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में ये बहुत बड़ा मुद्दा आया था कि अगर वो ज़्यादातर प्रोमिनेंटली वाइट फेसेस पे रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो ब्लैक लोगों को गुरिल्ला या कुछ ऐसे क्लासिफाई करने लग गया था, उनको ह्यूमन तक नहीं मान रहा था। इस तरह के कुछ इश्यूज हैं, तो वो सब एड्रेस हो रहे हैं, मतलब ये काफ़ी एक्टिव वो है। और एक ट्रांसपेरेंसी एक और चीज़ है कि अगर एआई सिस्टम ने एक डिसीजन लिया है तो किसी तरह से ये पता होना चाहिए कि उसने वो डिसीजन क्यों लिया। क्योंकि ह्यूमन के लिए तो ईजी है बोलना कि भाई कंप्यूटर ने मेरे को ये सजेस्ट किया तो मैंने ले लिया, लेकिन आगे अगर मुकदमा होता है तो किस पे होगा? जिस आदमी ने वो ह्यूमन जिसने वो कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ के वो डिसीजन लिया, या फिर
उस कंप्यूटर सिस्टम के बनाने वाले पे या जिसने उसको डिप्लॉय किया, ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी भी बड़ा रिसर्च एरिया है, जिसमें कि सिस्टम ने वो डिसीजन क्यों लिया, इस लेवल पे ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। अ, थोड़ा वो है कि भाई एआई जो है, जहाँ पे डिसीजन मेकर होगा, वहाँ पे क्या रेगुलेशन होंगे, क्या एथिकल इशू होने चाहिए, ये एक मुद्दा है डिस्कशन का, डिबेट का। और एक ये थोड़ा टच बेस इस पे कर लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि काफी सारे टास्क जो है ऑटोमेट कर रहे हैं। अच्छा, ह्यूमन के साथ क्या होता है कि जब भी कोई कंफर्ट मिलने लगता है, तो हम बहुत जल्दी अपनी ऑटोनॉमी या अपनी फ्रीडम, मतलब उसको, फ्रीडम को आप उस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए, हम तुरंत सरेंडर कर देते हैं, है ना। जैसे आपको जो हमारा आज का सोशल सिस्टम है, अगर हम उससे कंपेयर करें, तो भाई उसमें पुलिस होती है, ये होता है, कुछ कानून होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें पसंद नहीं आती। एयरपोर्ट आप जाते हो, एयरपोर्ट पे आपकी सिक्योरिटी होती है, ठीक, वो आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो आपको डिले पैदा करता है, इनकन्वीनियंस पैदा करता है, लेकिन फिर भी हम उसको हमने वो फ्रीडम सरेंडर कर रखी है, क्योंकि उससे हमें कुछ कंफर्ट मिल रहा है, हमें लग रहा है कि हम सेफ ट्रैवल करेंगे या हम सोसाइटी में सेफ। ऐसे ही जब हमें कुछ चीजें मिलने लगती हैं फ्री में या इजीली, तो हम उसके बदले अपनी तमाम चीजों को वो करने लगते हैं, सरेंडर करने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अब इसी में ही अगर आपने कभी चैट जीपीटी से या किसी से भी आपने कुछ अगर काम करवाया है, सीरियस काम, मैं बहुत क्विकली देखता हूँ, अगर मैं आपको कोई लॉग दिखा सकूं अपना। ठीक है, इसको आप इस प्रॉब्लम पे मत जाइएगा, मैं जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसने कुछ, अच्छा इसमें तो उतना नहीं है। या चलिए नया कुछ कर लेते हैं। अब ये मेरे को कुछ बताएगा, ठीक है, और काफी अच्छा बता देगा मोस्ट लाइकली कि ये सब होगा, ठीक। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए कि आप ये देखने के बाद इसको बोलो कि भाई तुम ये करो, लेकिन आप अगर ये देखिए कि ये यहाँ पे आपको बोल रहा है, इफ यू वांट आई कैन आल्सो हेल्प यू विद अ लॉन्गर दिस, ये ठीक। और आपको देखने लगता है कि ये तो अच्छा सजेशन दे दिया, मैंने तो सोचा नहीं था, चलो मैं ये कर लेता हूँ। और अब आपको इसने उसके अराउंड कुछ बताया, पॉलिसी और जो भी आपने बोला था। एक्चुअल उसमें मत जाइए, मैं जस्ट थोड़ा एक वो दिखाना चाह रहा हूँ कि हैबिट कैसे होने लगती है, ठीक है। अब इस पे इसने काफ़ी चीज़ें बताई आपको। और एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें काफ़ी चीज़ें बता रहा है वो। ओके, अब मेरा पॉइंट ये है कि अब आप इसको देखिए, अब ये फिर से मेरे को सजेस्ट करने लग गया। अब मेरे को, मैं इसको देखूँ, मेरे को लगा हाँ ये तो सही है, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। तो अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आप इसको ड्राइव नहीं कर रहे हो, ये आपको ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा ऐसा चीज़ है, इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि आप देखोगे कि आपने जो आपने सोचा था, आप उस डायरेक्शन में ना जाके जो जिस डायरेक्शन में वो आपको ले जा रहा है, वहां आप ले जा रहे हो, वहां आप चले जा रहे हो। तो अगर आप, आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं है कि क्या चल रहा है, तो आप उस फ्लो में बहते जाओगे जो आपको सजेस्ट करता जाएगा, और आपको अच्छा लगता जाएगा कि हाँ ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। और कुछ देर बाद हो सकता है जो आप मतलब एक आर्गुमेंट मैं कर सकता हूँ कि अब आप उससे काम नहीं करवा रहे हो, वो आपसे काम करवा रहा है। तो ये एक कंसर्न है। दूसरा ये है कि क्या अभी केवल एआई नहीं, बट एआई के कारण अब थोड़ा और ऑटोमेशन बढ़ेगा, फिर और मशीनें बढ़ेंगी, और इंटेलिजेंस मशीनें बनेंगी। और अगर हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि जब मशीनें और इंटेलिजेंस मशीनों को खुद बनाने लग जाएगी, तो अब उसमें मैं वो टर्मिनेटर या वो सब की वो नहीं, स्टेज पे नहीं जा रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि सब कुछ अच्छा रहेगा, मशीनें कोई इंसानों को मारने नहीं लगेंगी, और वो नहीं, वो सब नहीं। तो उसके बाद
हम जनरली क्या है, हमको खाना चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, हमको ये मकान चाहिए, ये तमाम हमारी ज़रूरतें हैं। उन सब ज़रूरतों को किसी तरह किया जाता है। कुछ लोग काम करते हैं उसमें, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं। बहुत सारी जगहों पे मशीन यूज़ होती है। मशीनें मशीनें बनाने लग जाएंगी और वो सब काम मशीनें खुद से हमारे लिए करने लग जाएंगी। तो फिर हम क्या करेंगे? ये नहीं है कि हमको करने की ज़रूरत है कि नहीं। देखिए, इसमें बहुत डिफरेंस है कि मुझे काम कर नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे काम करना है क्योंकि मुझे पेट भरना है अपना, इसलिए मुझे कुछ काम चाहिए। जॉबलेसनेस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग देन इरेलेवेंस। मेरे को खाना भरपेट मिल रहा है क्योंकि धरती पे इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है कि सबके लिए सफिशिएंट है। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो वो सब होने के बाद अगर मेरे को सब ठीक है, तो मेरी रिलेवेंस क्या है अब? क्योंकि हर काम तो मशीन कर रही है मेरे लिए, और जो भी मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही है। अब आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि ज़रूरतें का डेफिनेशन क्या है, सो ऑन। तो ये एक मुद्दा है कि ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक एट लार्ज बड़े स्केल पे इंसान इरेलेवेंट नहीं हुए हैं। और ये खतरा शायद है कि अभी नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद, मे बी एक एक पीढ़ी के बाद, कहीं ये खतरा ना हो जाए कि आदमी को कुछ करने की जरूरत ही ना रहे। पैसा कमाने के लिए नहीं, या अपना पेट भरने के लिए नहीं, पेट सब भर रहा है, सब कुछ है, सारी जरूरतें पूरी हो रही है, लेकिन फिर वो इंसान करेगा क्या बैठ के? एक मूवी वाली आई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, कार्टून मूवी थी बच्चों की। उसमें एक सिचुएशन दिखाई थी कि धरती पे कुछ न्यूक्लियर वगैरह बहुत कुछ हुआ और धरती रहने लायक नहीं रही, लेकिन इंसानों ने अपना फेल सेफ बना रखा था, तो वो काफी पॉपुलेशन को लेके एक स्पेस स्टेशन पे पहुंच गए। अब वहाँ स्पेस स्टेशन पे सब कुछ ऑटोमेटिक है, तो वहाँ पे कई सौ सालों में ये हालत हो गई कि आदमी का, या कई हजार साल जितना भी हुआ होगा, कि अब आदमी ना तो चल रहा है ना कुछ कर रहा है, खाना उसके कुर्सी पे आ जा रहा है, वो लेटा हुआ है, मूवी देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो पाँव को जरूरत नहीं रही, हाथ को जरूरत नहीं रही, और धीरे धीरे जो है वो, मतलब ये हालत हो गई कि उस चलने की हालत में भी नहीं रहे उसके पाँव। तो वो चलो एक्सट्रीम है, वो एक मूवी का वो था, बट इवन दिमाग के हिसाब से इंसान क्या इरेलीवेंट हो जाएगा, या ज्यादातर इंसान इरेलीवेंट हो जाएंगे? एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि बहुत सारी जरूरतें अगर एआई पूरी करने लग जाएगी हमारी, एआई का मतलब एआई से बनाए हुए सिस्टम्स या जनरल ऑटोमेशन, एआई को केवल एआई तक मत रखिए, तो उस केस में कुछ लोग तो होंगे ना जो वो सब कर रहे होंगे, तो कुछ लोग होंगे जो कि बॉस होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि मार्स पे जा रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि मून पे जा रहे होंगे, कुछ लोग, वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि मैं क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है वो मून पे जाना। भाई मैं, ये जो है, ये मून पे चला जाता था, ये करता था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये काम? तो ये मुद्दा जो है इरेलेवेंसी वाला मुद्दा है, जो कि आई डोंट नो द आंसर। मैं जस्ट इसको थोड़ा डिबेट के लिए थ्रो करना चाह रहा था कि ये भी एक इशू हो सकता है फ्यूचर में। तो आई थिंक यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं, इसके बाद हम जनरल डिस्कशन शुरू कर सकते हैं।